रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आज की बात में मैं आपको आज इस बात के सबूत दिखाऊंगा कि कैसे केरल में वामपंथी दलों के कार्यकर्ता आरएसएस के वर्कर्स की टारगेटेड किलिंग करते हैं। कैसे पहले टारगेट फिक्स किया जाता है और फिर आरएसएस के कार्यकर्ता के घर के बाहर अर्थी का सामान रख दिया जाता है, केले के पत्ते और फूल रखे जाते हैं और अगले दिन हत्या हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं, कई मामले में हुआ। आज ये बड़ा खुलासा आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ने सबूतों के साथ किया। होसबोले ने कुछ सनसनीखेज वीडियो दिखाए। होसबोले ने दावा किया ये वीडियो सीपीएम कार्यकर्ताओं के मार्च का है। ये मार्च कन्नूर डिस्ट्रिक्ट की पन्नूर तहसील के एलमकोट गांव में सीपीएम के वर्कर्स ने निकाला था। पहली नजर में देखने पर आपको इस मार्च में कुछ भी गलत नहीं लगेगा, लेकिन सीपीएम कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान जिस तरह के नारे लगाए, अगर वो नारे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं को भद्दी भद्दी गालियां दी, गांव वालों को चेतावनी दी। होसबोले का दावा है कि वीडियो में सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने संघ के सपोर्टर से कहा कि वो अपनी मां से जाकर कह दें कि वो अपने बच्चों को भूल जाएं, क्योंकि हम उन्हें मारने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूं वो वीडियो जिसे आज संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया के सामने दिखाया। वीडियो में नारे मलयालम में लगाए जा रहे हैं। वीडियो का पहला हिस्सा देखिए। इस वीडियो में दिखाई दे रहे कार्यकर्ता आरएसएस सपोर्टर्स को कुत्ते की औलाद बता रहे थे, नारे लगा रहे थे। उन्हें किसी की हत्या करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, नागपुर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जिसे चाहें जब चाहें मार देंगे। जहां सैकड़ों लोग एक गांव में इस तरह के नारे लगा रहे हों, पुलिस खामोश बैठी रहे, फिर किसी आरएसएस के वर्कर की हत्या हो जाए, तो सरकार की नीयत पर सवाल तो उठेंगे ही। इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि केरल में कम्युनिस्ट तालिबानी रास्ते पर चल रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए सीपीएम के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर पूरी प्लानिंग के साथ हमला होता है। जितनी भी हत्याएं हुई उन सब का पैटर्न एक जैसा है। कम्युनिस्ट तालिबानिज्म के एक परिचय ये है, स्काउंड्रल, बीच वगैरह वगैरह, तो उन्होंने शब्द का उपयोग किया ही। तो दो चीजें उन्होंने बताई। एक, आपने अपने माताओं को बताइए वो अपने अपने बच्चों को भूल जाएं, क्योंकि हम उनको मारने वाले हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है, सच बोल रहे हैं। ट्रेनिंग जाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। उनके पार्टी विलेजेस जो है वो सब ऐसे ट्रेनिंग के अड्डे हैं। एक ही प्रकार के मर्डर कन्नूर में जितने भी हुए हैं उसका पैटर्न एक है, वही पैटर्न तिरुवनंतपुरम में हुआ है। दैट शोज दे आर ट्रेन्ड पीपल। नंबर 2, टारगेटेड अटैक्स है कि राजेश उसको बचाने के लिए और एक संघ के स्वयंसेवक नजदीक आए तो उसके ऊपर अटैक नहीं किया, राजेश को ही किया। आपने सीपीएम के कार्यकर्ताओं के मार्च का वीडियो देखा, उनके नारे सुने, संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले की बात सुनी। होसबोले ने संघ कार्यकर्ताओं पर सीपीएम वर्कर्स के अटैक की मोडस ऑपरेंडी बताई। होसबोले की बात आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन मैं पहले आपको सीपीएम कार्यकर्ताओं के मार्च के वीडियो का अगला हिस्सा दिखाना चाहता हूं। इसमें सीपीएम के कार्यकर्ता एलामकोट गांव के लोगों को धमकी दे रहे हैं। सीपीएम कार्यकर्ता ये कहते सुनाई देंगे कि गांव में एक भी संघ का कार्यकर्ता नहीं बचेगा, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
वीडियो में सीपीएम के वर्कर्स संघ के लोगों से कह रहे हैं वो अपनी मां से जाकर कह दें कि अपने बेटों को भूल जाएं। ഒത്തുകളിച്ചോ പട്ടികളെ ഒത്തുകളിച്ചോ പട്ടികളെ ഒത്തുകളിച്ചോ പട്ടികളെ ഒത്തുകളിച്ചോ പട്ടികളെ ചെങ്കോടി തൊട്ട് കളിച്ചെന്നാൽ ചെങ്കോടി തൊട്ട് കളിച്ചെന്നാൽ ചെങ്കോടി തൊട്ട് കളിച്ചെന്നാൽ ചെങ്കോടി തൊട്ട് കളിച്ചെന്നാൽ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ മോനെ മറന്നെന്ന് ഈ മോനെ മറന്നെന്ന് ഈ മോനെ മറന്നെന്ന് ഈ മോനെ മറന്നെന്ന് വെട്ടിയരിയും ഓർത്തോളൂ വെട്ടിയരിയും ഓർത്തോളൂ വെട്ടിയരിയും ഓർത്തോളൂ വെട്ടിയരിയും ഓർത്തോളൂ എലാങ്കോട്ട് ദേശത്ത് എലാങ്കോട്ട് ദേശത്ത് എലാങ്കോട്ട് ദേശത്ത് എലാങ്കോട്ട് ദേശത്ത് ആർഎസ്എസിൻ തറവാട്ടിൽ ആർഎസ്എസിൻ തറവാട്ടിൽ ആർഎസ്എസിൻ തറവാട്ടിൽ ആർഎസ്എസിൻ തറവാട്ടിൽ അവശേഷിക്കില്ലൊന്നു 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 ഒത്തിയരിയും ഓർത്തോളൂ ഒത്തിയരിയും ഓർത്തോളൂ ഒത്തിയരിയും ഓർത്തോളൂ ഒത്തിയരിയും ഓർത്തോളൂ താക്കീതല്ലത് കേട്ടോളൂ താക്കീതല്ലത് കേട്ടോളൂ താക്കീതല്ലത് കേട്ടോളൂ താക്കീതല്ലത് കേട്ടോളൂ ചെയ്യേണ്ടവനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടവനെ കാണും ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടവനെ കാണും ഞങ്ങൾ കൊല്ലേണ്ടവനെ കൊല്ലും ഞങ്ങൾ കൊല്ലേണ്ടവനെ കൊല്ലും ഞങ്ങൾ। नारे साफ हैं, मंशा साफ है, टारगेट साफ है। दत्तात्रेय होसबोले ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि केरल के कन्नूर और तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर एक मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। होसबोले ने बताया कि सीपीएम के वर्कर आरएसएस के जिस कार्यकर्ता की हत्या का प्लान बनाते हैं उसे छिपकर नहीं मारते, चुपचाप नहीं मारते, बाकायदा चैलेंज करके धमकी देकर हमला करते हैं। हमले से एक दिन पहले उस कार्यकर्ता के घर के सामने केले के पत्ते छोड़ जाते हैं। अर्थी पर चढ़ाने के लिए फूल रख दिए जाते हैं क्योंकि केरल में शव को केले के पत्ते पर रखकर शमशान में ले जाया जाता है। किसी के घर में किसी को मृतक करना है तो रात को जाकर केरल में सामान्यतः जो एक पद्धति है, केले के जो बड़े पत्ते होते हैं लंबे, बिना काटे हुए लंबे पत्ते होते हैं, उस पत्ते के ऊपर अर्थी को शव को रखा जाता है। तो इसलिए आपके घर में किसी को एक शव बनाने वाले हैं कल, ये कहने के लिए रात को संघ के स्वयंसेवकों के घर के सामने आकर चोरी चुपके ऐसे पत्ते रखना, उस पर 2-4 फूल लगाना, ये करके जाते हैं। दैट मीन्स किसको मारना है ये तय करके मारे। दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के बहुत सीनियर नेता हैं। इन्होंने आज जो वीडियो मीडिया के सामने रखे उसके तीसरे हिस्से में आपको दिखाई देगा कि लोग संघ के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, वो उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। वीडियो में दिख रहे सीपीएम के कार्यकर्ता आरएसएस सपोर्टर्स के हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। ये नारे इतने खतरनाक हैं, इतने बर्बर हैं कि इनको सुनकर दिल कांप जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि कटे हुए हाथ पैरों को कुत्तों के आगे फेंक देंगे। होसबोले ने कहा कि आरएसएस वर्कर्स पर हमला करने वालों को केरल सरकार की लेफ्टिनेंट सरकार का सपोर्ट है और प्रोटेक्शन है। वामपंथी दलों ने संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या का कन्नूर मॉडल डेवलप किया है। कन्नूर मॉडल में क्रिमिनल्स के जरिए आरएसएस के वर्कर्स पर अटैक कराए गए, जब ये क्रिमिनल्स कन्नूर से त्रिवेंद्रम में शिफ्ट हो गए। एक पॉलिटिकल वायलेंस चला के रखा है। कन्नूर मॉडल ऐसे उन्होंने उसको एक डेवलप किया, कन्नूर मॉडल, और कन्नूर मॉडल को डेवलप करके उसको डिस्पेक्ट किया। कन्नूर के कई सीपीएम लोगों को कोर्ट ने कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं करना ऐसे कोर्ट ने कहने के कारण वहां के 2 जयराज, एक हिस्ट्री शीटर है, उसको त्रिवेंद्रम पार्टी के ऑफिस बेरर बनाए हैं, एंड दे हैव नाउ कैंप्ड इन त्रिवेंद्रम एंड सराउंडिंग एरियाज एंड दे आर कन्वर्टिंग त्रिवेंद्रम इनटू कन्नूर। हम बार बार केरल के सरकार से,
ये मांग करते रहे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की आदत है पिछले कई दशकों से, जब भी वो केरल में सरकार में आते हैं, आरएसएस और आरएसएस विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के ऊपर होने वाले हमले न रुके और न हमारे किसी भी इस प्रकार के मांग को उन्होंने सुना नहीं। दत्तात्रेय होसबोले ने 29 जुलाई को संघ के कार्यकर्ता राजेश की हत्या के बारे में डिटेल में बताया। होसबोले ने बताया कि संघ के कार्यकर्ता पर चाकू से 85 वार किए गए। 29 जुलाई को केरल के त्रिवेंद्रम के एक कार्यकर्ता, जो एक बस्ती के वार्ड जो होता है उसके एक सेक्रेटरी कार्यवाह संघ के राजेश, वो अब संघ के शाखा समाप्त करके रात्रि के समय घर जाते वक्त रोज के जैसे उसकी आदत है, वो एक दुकान से 2 सैचेट दूध लेकर कुछ 4-5 बिस्कुट लेकर खरीद के जब घर जा रहे थे तो उसी समय उसको खींचकर उनके हाथ काट दिए गए। शरीर के ऊपर 85 से अधिक, मोर देन 85 कट्स वर देयर, और उसकी हत्या हो गई। होसबोले ने कहा कि सीपीएम द्वारा राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला नया नहीं है। सीपीएम के कार्यकर्ता लंबे समय से अपने विरोधियों पर हमले करते आ रहे हैं। आरएसएस जैसे जैसे केरल में मजबूत हो रहा है, संघ के कार्यकर्ताओं और हमले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेता पता नहीं किस मजबूरी में चुप्पी साधे हुए हैं। केरल में जो हो रहा है वो केवल सीपीएम आरएसएस के नहीं है। सीपीएम के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कन्नूर जिले में ही पिछले इतने वर्षों में लगभग 40 हत्याएं हुई हैं। 6-7 मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या बहुत कुछ पहले हुई। 1969 में पहला मर्डर हुआ। तो आरएसएस के जो लगातार कार्य वहां फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है, दे आर अनेबल टू टॉलरेट इट। दे वांट टू यूज देयर मसल पावर, दे वांट टू यूज देयर पुलिस। दत्तात्रेय होसबोले ने केरल की सीपीएम सरकार से कई सवाल पूछे। होसबोले ने पूछा, क्या संघ के कार्यकर्ताओं को केरल में अपने संगठन का काम करने का हक नहीं है? हिंसा को रोकने के लिए केरल की सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए? तो हमारे एक प्रश्न है, केरल में क्या राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के कार्य करने के लिए नागरिक अधिकार नहीं है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के ऊपर हो रहे हैं इस प्रकार के स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रनेज्ड, स्टेट सपोर्टेड इस प्रकार के वायलेंस को देश के लोग देखकर चुप रहेंगे? क्या इस हिंसा के तांडव को रोकने के लिए केरल की राज्य सरकार एक प्रामाणिकता से प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले के आरोपों पर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पलटवार किया। येचुरी ने कहा कि केरल में हिंसा का वातावरण संघ के लोगों ने बनाया है। संघ के कार्यकर्ताओं के हमलों में सीपीएम के 13 लोगों की मौत हो चुकी है। They have a double tongue and a double speak. This entire round of violence began with their attack on a victory procession the day the election results were announced after the assembly elections. They killed one of our CPM comrades and they injured many. Some of them are still in hospital, more than 6 months. As of now, 13 people were murdered by the RSS belonging to us, and always the initiative has been taken by the RSS. And this is the part and parcel of their planned strategy that they can expand their social base only through creating terror and violence. येचुरी ने दावा किया, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन सवाल यह है कि केरल में उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। अगर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सीपीएम के वर्कर्स की हत्या की है, 13 लोगों की जान ली है, तो केरल की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या केरल में तालिबानी राज है जो खून के बदले खून की इजाजत देता है? केरल में राजनीति का खूनी खेल कोई नई बात नहीं है। पिछले 17 साल में करीब
300 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ कन्नूर में 69 लोगों की हत्या हुई है। लेकिन इस बार जब से केरल में एलडीएफ की सरकार बनी है, तब से अचानक आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए हैं। 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। इसीलिए अब आरएसएस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है। कल पार्लियामेंट में बात उठी थी। अरुण जेटली अब केरल जाकर वहां के लोगों से बात करेंगे, केरल की सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे। हो सकता है केंद्र सरकार के दखल के बाद, अरुण जेटली के वहां जाने के बाद राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बंद हो, और ये होना जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज एक परेशान करने वाली खबर गुजरात से भी आई। ऐसी खबर जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर हमला हुआ। एक शख्स ने उनकी गाड़ी पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, जिससे उनकी गाड़ी के कांच टूट गए। राहुल तो बच गए, बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन उनके पीछे बैठे सिक्योरिटी अफसर को चोट आई। हमला तब हुआ जब राहुल गांधी बनासकांठा के धानेरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है जिस पर हमला हुआ था। इसी गाड़ी में राहुल फ्रंट सीट पर बैठे थे और पत्थर गाड़ी की पिछली सीट के शीशे पर लगा। कांच के टुकड़े गाड़ी में बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। इस हमले से पहले राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। वो धानेरा में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाते हुए काले झंडे लहराए। उस वक्त पुलिस ने उन लोगों को रोका। राहुल मंच से कहते रहे कि रोको मत, उन्हें आने दो, ऐसे काले झंडों से वो डरने वाले नहीं है। भैया आने दो भैया, ये काले झंडे यहाँ लगाने दो सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। घबराए हुए हैं ये लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सरकार नहीं है, ना दिल्ली में सरकार है, ना गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कोई इंप्रेसिव बात नहीं कही, लेकिन जब भाषण खत्म करके वो लौटने लगे, उसी वक्त उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। राहुल लाल चौक से हेलीपैड की तरफ जा रहे थे। यहां भी कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे। इसी बीच एक शख्स ने गाड़ी पर बड़ा सा पत्थर फेंका। इस हमले में गाड़ी की साइड का शीशा पूरी तरह टूट गया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर वहीं मौजूद थे। निर्णय ने बताया कि अगर पत्थर आगे वाले शीशे पर लगा होता तो राहुल गांधी को काफी चोट लग सकती थी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जब बनासकांठा के धानेरा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने आए थे, तब वो इसी फॉर्च्यूनर कार में आए थे। इसमें राहुल गांधी इस आगे की सीट पर बैठे हुए थे और जब वो लाल चौक पे अब लोगों के साथ इंटरेक्शन खत्म करके निकल के जा रहे थे, तब ये गाड़ी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तब एक व्यक्ति इस तरफ की साइड खड़ा हुआ था और उसने दोनों हाथों से उठाकर एक बड़ा पत्थर फेंका कार पे, जो कार के पिछले कांच पे आके लगा। पीछे उनका पीएसओ बैठा हुआ था जिसको चोट भी आई है। कार जो है, ये देखिए, जिस सीट पे राहुल गांधी बैठे थे उसकी उस सीट के पीछे के साइड पे उसका ब्लो मार्क भी दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो खून के निशान भी दिख रहे हैं, यानी जो पीएसओ पीछे बैठा था उसको चोटें भी आई हैं। अगर मान लीजिए ये पत्थर इस विंडो पे ना लगता और अगर ये थोड़ा इस तरफ लगता, इस विंडो पे लगता, तो सीधा राहुल गांधी के ऊपर लगता। इस पूरे मुद्दे से एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है और कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी और गुजरात पुलिस की मिलीजुली साजिश थी, दोनों की मिलीभगत थी, जिसका परिणाम है उनका ये भी आरोप है कि राहुल गांधी जब पहले 2 जगह गए, उनको काले झंडे दिखाए गए, उस टाइम पे भी कंप्लेंट की गई कि इन उपद्रवियों को दूर किया जाए, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और यदि पुलिस कोई समय रहते एक्शन लेती तो शायद ये घटना नहीं होती। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये तस्वीरें देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी पर हुए मामले को पार्लियामेंट में उठाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी घटनाओं से राहुल गांधी और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ऐसे काले झंडे दिखाने से या अपने इससे कार पे पथरावबाजी करने से राहुल गांधी भी डरने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी डरने वाली नहीं। ऐसी घटना इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी जनता गवर्नमेंट में हुई थी और आज राहुल गांधी के ऊपर भी हो रहा है। तो इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, इसको फेस करेंगे और इसको पार्लियामेंट में हम उठाएंगे। मंगलवार के दिन इस मुद्दे को हम लेंगे।
मुझे लगा था कि बीजेपी राहुल गांधी पर हुए इस हमले की निंदा करेगी, लेकिन बीजेपी ने राहुल पर हमले को लोगों का गुस्सा बताया। संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुंडा कहना ठीक नहीं है। अब तक कांग्रेस का कोई भी नेता बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं गया, इसी वजह से लोगों में गुस्सा है। जनता में जो आक्रोश है, बाढ़ में जब जनता पीड़ित हो, नेता को जनता ढूंढ रही हो, उसका विधायक मिल नहीं रहा हो, ऐसे परिस्थिति में जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को ये कहना कि जनता गुंडे की तरह बिहेव कर रही है, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि जनता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम बहुत सोच समझ कर करें। जनता को कभी गुंडा, जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड होके देखने का प्रयास करना, ये जनता के लिए बेईमानी होगा। जनता को ऐसे गाली हम ना दें। बाबुल सुप्रियो ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये हमला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही किया हो, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपनी लीडरशिप से खुश नहीं हैं। बीजेपी वाले ने कांग्रेस उन पे हमला नहीं किया होगा, पता कीजिए। वो कांग्रेस वाले ने किया होगा कि उनके नेतृत्व में खुश नहीं होंगे। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस लीडरशिप, द कांग्रेस गाइज हु मस्ट हैव अटैक्ड। मेरे ख्याल से अफवाहें फैला जा रहा है, ठीक है, हम थोड़ा लाइट मूड में बोल रहे हैं, बट मेरे ख्याल से उनकी लीडरशिप से कांग्रेस वाले खुश नहीं होंगे। इसीलिए वो शायद मतलब वो हमको बदनाम करने के लिए गलत फ्लैग लेके उनको दिखा रहे हैं। हमारे बीजेपी वाले क्यों करें? हम आई थिंक राहुल गांधी इज वर्किंग फॉर अस, अच्छा कर रहे हैं वो। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि राहुल गांधी ऑलरेडी वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, हमारा फायदा कर रहे हैं, तो हम हमला क्यों करेंगे। गुजरात सरकार ने एक अलग बात कही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि इसमें गलती राहुल गांधी की है। गुजरात सरकार ने उन्हें बुलेट प्रूफ कार दी थी, पूरे कॉन्वॉय का बंदोबस्त किया था, लेकिन वो सरकारी गाड़ी में बैठने के बजाय पार्टी के नेता की गाड़ी में बैठे। धानेरा से बाहर निकल रहे थे, उस कार पर किसी ने एक पत्थर डाला और उसके कारण गाड़ी का कांच टूट गया है। हमारी गुजरात सरकार की ओर से श्री राहुल गांधी जी को पहले से ही बुलेट प्रूफ कार, गवर्नमेंट कार के ऑफर की गई थी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, इस प्रकार उन्होंने सरकार की बुलेट प्रूफ कार का उपयोग न करते हुए किसी कार्यकर की प्राइवेट कार का उपयोग किया है। मैं मानता हूँ और हम मानते हैं कि इस प्रकार का पथराव करके विरोध करना वो ठीक नहीं है। अब ये भी सवाल उठा कि क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कहीं कमी थी, इसलिए सवाल पुलिस पर उठे। पुलिस अफसरों ने भी बताया कि राहुल जब तक गुजरात में रहे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ते रहे, वो बुलेट प्रूफ कार में नहीं बैठे और रास्ते में कहीं भी रुककर लोगों से मिलते रहे। इससे सिक्योरिटी के इंतजाम करने में दिक्कत आई। मैं बताता हूँ, पुलिस ने पूरा का पूरा जो बुलेट प्रूफ जो कॉन्वॉय है पूरा दिया। पुलिस ने रोड बंदोबस्त लगाया था, पुलिस ने मूविंग बंदोबस्त लगाया था, पुलिस ने जो मोर्चा स्क्वाड है उसके अलावा क्यूआरटी की टीम प्लेन क्लोथ में बंदोबस्त पुलिस ने हर जगह लगाया था। पर वो बार बार अपना गाड़ी रोक लेते थे। ऐसी जगह जो एएसएल में भी नहीं थी वहाँ पर भी उन्होंने गाड़ी रोकी और बार बार कॉन्वॉय जो था रुका था और ऐसे लोग अजाणिया लोगों से भी बीच में मुलाकात करी और बार बार समझाए जाने के बावजूद भी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर पार्टी की कार में बैठे। राहुल गांधी बाढ़ के प्रभावित इलाकों में जाएं, सरकार की आलोचना करें, बीजेपी उन्हें राजनीतिक तरीके से जवाब दे, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाएं, उनके खिलाफ नारे लगें, ये सब बिल्कुल ठीक है। उनकी आलोचना हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गाड़ी पर हमला हो, पत्थर फेंके जाएं, चोट पहुंचाने की कोशिश हो, इसकी निंदा होनी चाहिए। हमला करने वाला कोई भी हो, पत्थर फेंकने वाला किसी भी पार्टी का हो, लोकतंत्र में पत्थरबाजी की, मार पिटाई की, दंगे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी गुजरात के बाढ़ पीड़ितों का हालचाल पूछने गए तो बीजेपी के नेताओं ने कहा बेहतर होता राहुल अपने साथ उन इलाकों के कांग्रेस के एमएलए को ले जाते। एमएलए तो बेंगलोर में पार्टी कर रहे हैं और राहुल बाढ़ पीड़ितों का हाल पूछ रहे हैं। वैसे आज बेंगलोर के ईगल्टन रिजॉर्ट से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि कांग्रेस के कुछ एमएलए चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, मुसीबत के वक्त में अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े हों। बेंगलोर में रहने वाले इन कांग्रेस के एमएलए ने वापस गुजरात जाने की जिद की। इन विधायकों को फिलहाल समझा बुझा कर रोक लिया गया है, लेकिन वो कब तक पार्टी की बात मानेंगे इसका भरोसा किसी को नहीं है।
ऊर्जा मंत्री पर आईटी रेड के चलते बेंगलुरु के पास एक रिसोर्ट में ठहरे कांग्रेस के 42 विधायकों में भी बेचैनी साफ साफ देखने को मिल रही है। रिसोर्ट के अंदर से सूत्र हमें बताते हैं कि कई सारे विधायकों ने ये कहा है कि वापस गुजरात लौट जाना चाहते हैं। हालांकि उनको एंगेज रखने के लिए आज कर्नाटक सरकार ने पिछले 4 सालों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, इस बात को लेकर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए रखा गया था। लेकिन हमें पता चला कि कई सारे विधायकों ने यह कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स में उनकी दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लौट जाना चाहते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि जो केपीसीसी अध्यक्ष हैं जी परमेश्वर और एक्टिंग प्रेसिडेंट दिनेश गुंडूराव कल देर शाम रिसोर्ट में गए थे। उन्होंने भी विधायकों को समझाने की कोशिश की। नीड ऑफ द आवर उनके लिए ये है कि वो सारे विधायक एकजुट रहें और कोशिश ये कर रही है पार्टी की वो सीधे चुनाव जिस दिन है राज्यसभा का उसी दिन अहमदाबाद विधानसभा पहुंचे। लेकिन जिस तरह से रेड यहां पर हुई और उसके बाद जिस तरह से बेचैन हो गए हैं कांग्रेस के विधायक, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के जो कर्नाटक के सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि अगर ये विधायक मानने को तैयार नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व का कोई बड़ा नेता जल्द ही बेंगलुरु उनसे मिलने आ सकता है। कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश ने इन खबरों का खंडन किया। डीके सुरेश ने कहा कि जिन एमएलए ने मोदी का 20 साल तक विरोध किया है वो इतने कमजोर नहीं हो सकते कि वापस जाने की बात करें। Gujarat MLAs, they are fighting against Modi since 20 years. They are more strong than me. Tomorrow, once Shivkumar will come, that time we will show once again the show of strength. Press conference, sir? Yes. असल में कांग्रेस हाईकमान को राज्यसभा इलेक्शन में अहमद पटेल की हार का डर है, इसलिए गुजरात के कांग्रेस एमएलए को एक हफ्ते से बेंगलोर में रखा गया है। लेकिन एमएलए को अपने करियर की फिक्र है, क्योंकि गुजरात में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल बाढ़ से हालात खराब हैं। अगर ऐसे वक्त में एमएलए अपने क्षेत्र से दूर रहेंगे, जनता के बीच दिखाई नहीं देंगे, तो इसका उन्हें नुकसान चुनाव में होगा। इसलिए एमएलए अपने अपने क्षेत्र में जाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 8 अगस्त को है। कांग्रेस हाईकमान वोटिंग तक अपने एमएलए को बेंगलोर में रखने की पूरी कोशिश करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सबसे बड़ा और सबसे नया चैलेंज क्या है। आज श्रीनगर में आईएसआईएस का सपोर्ट करने वाले आतंकवादी जाकिर मूसा के सपोर्ट में नारेबाजी सुनाई थी। 6 हफ्ते बाद जामिया मस्जिद खुली। इस मस्जिद में जुमे की नमाज हुई, लेकिन नमाज के फौरन बाद लोग सड़कों पर आए, पत्थरबाजी की। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज पत्थरबाजी करने वालों ने आतंकवादी जाकिर मूसा के सपोर्ट में नारे लगाए। कश्मीर में अलकायदा के नए कमांडर को सपोर्ट करने का ऐलान किया। आज हुर्रियत के गढ़ यानी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जामिया मस्जिद के बाहर जाकिर मूसा के नाम के नारे लगे। जो लोग पहले बुरहान वानी, जुनैद मट्टू, सब्जार भट्ट जैसे आतंकवादियों के नारे लगाते थे, उन्होंने अब जाकिर मूसा के सपोर्ट में स्लोगन रेज किए। वैसे नारेबाजी खुद हुर्रियत के लिए चुनौती है, क्योंकि जाकिर मूसा खुलेआम हुर्रियत नेताओं की मुखालफत कर रहा है। उनका गला काटकर लाल चौक पर टांगने की धमकी दे चुका है। जाकिर मूसा कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता है। हम इस वक्त श्रीनगर के जामिया मस्जिद के मेन गेट के बाहर खड़े हैं, जहां पर आज जुम्मा की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच एक झड़प शुरू हुई है। हालांकि पिछले 2-3 फ्राइडे में यहां जुम्मा की नमाज अदा नहीं की गई, लेकिन आज यहां पर जुम्मा की नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई और उसके साथ ही प्रदर्शनकारी एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे हाथ में लिए हुए जामिया मस्जिद की गेट से बाहर निकले और जैसे ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका तो पत्थरबाजी शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं एक तरफ से
चेहरों पर रुमाल ढके लोग हैं जो सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से सुरक्षा बल के जवान हैं जो इस मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, जाकिर मूसा के समर्थन में नारेबाजी की, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, पाकिस्तानी झंडे लहराए। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव है और कोशिशें की जा रही है कि इस तनाव को जो है कम किया जा सके, लेकिन इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पत्थर फेंकने वाले गिने चुने हैं, लेकिन जाकिर मूसा ने लोकल्स के बीच में किस तरह की दहशत पैदा की है, इसकी एक तस्वीर आज सामने आई। कल मैंने आपको अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की डिटेल्स बताई थी। ये ऑपरेशन उस वक्त ऑनगोइंग था, लेकिन आज ये एनकाउंटर एक आतंकवादी की मौत के साथ खत्म हुआ। इस एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ है। अनंतनाग के बिजबेहरा में यावर निसार नाम का हिजबुल का आतंकी मारा गया, लेकिन आज इस आतंकी के जनाजे में आतंकवादी के शव के ऊपर आईएसआईएस का झंडा नजर आया। जाकिर मूसा चाहता है कि आतंकियों के शव आईएसआईएस के झंडे में लपेटे जाएं, इसीलिए अब कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स की डेड बॉडी के ऊपर काले रंग का झंडा दिखाई देता है। हालांकि इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पिछले 48 घंटे में कश्मीर में 3 एनकाउंटर में 3 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। कल 2 आतंकी पुलवामा में मारे गए थे। मुठभेड़ में हिजब का एक लोकल मिलिटेंट मारा गया। उसके पास से एक SLR, 2 मैगजीन, 40 गोलियां और एक चाइनीज हैंड ग्रेनेड और एक पाउच भी बरामद किया गया। इस हमले में 3 RR का एक जवान भी घायल हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन के इस मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही ये हिजब में शामिल हुआ था। दक्षिणी कश्मीर में 2 दिनों के भीतर अलग अलग मुठभेड़ों में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक हो रहे ऑपरेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि सुरक्षा बलों ने न सिर्फ अपने ऑपरेशन तेज किए हैं, बल्कि अपनी रणनीति में भी बदलाव लाया है, जिस बदलाव से पिछले 2 महीनों में हिजब और लश्कर के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। निसंदेह ही ये बदलाव मिलिटेंट संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होता दिख रहा है। सेटबैक है, बड़ी मात्रा में आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन कश्मीर में कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी जाकिर मूसा के खौफ का असर है। इसका एक और सबूत मैं आपको दिखाता हूं। आज अबू दुजाना और उसके बॉडीगार्ड आरिफ नबी डार का नया ऑडियो टेप सामने आया। एनकाउंटर से ठीक पहले मंगलवार को सुबह सुबह इन दोनों आतंकवादियों ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। इस टेप के जरिए भी पता चला कि कश्मीर में अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज न लश्कर है न हिजबुल। अब कश्मीर में अल कायदा के नाम पर, आईएसआईएस के नाम पर नई साजिश रची जा रही है। कश्मीर में अल कायदा का नया कमांडर जाकिर मूसा है। अब मूसा की लीडरशिप में नए आतंकवादियों की खेप तैयार हो रही है। यही बात दुजाना के बॉडीगार्ड ने कंफर्म की। इसने मूसा को अपना नेता बताया। आरिफ नबी डार ने मैसेज में कहा कि वो मौत के लिए तैयार है, लेकिन उसके जनाजे पर पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट का झंडा होना चाहिए। आरिफ नबी डार ने ऑडियो टेप में जाकिर मूसा का नाम लिया, कहा हम अलकायदा के साथ हैं। आरिफ का टेप कश्मीरी भाषा में है और इंडिया टीवी के संवाददाता मंजूर मीर ने इसका ट्रांसलेशन हमें भेजा है। अगर मैं दावा कर उसको बेहतर ताफसन मैं कर आवाज सोबत नहीं दावा आवाज भेजने मैं कर माजिद भेजने दावा बाकी मैंने जनाज पर कैसे कहीं तो पाकिस्तान उजान अल्लाह राना मैंने जनाज पर कैसे खाली तौहीद उजान अल्लाह राना बाकी सो पहले घर के अपील करान कि आखिर वन तक मैं खूनों के एहसास थे जो बिस्मिल मजमा कि वन कोई सेम दुनिया मगर वन थे जो अस पे साबित कर मी इंशाल्लाह बाकी नहीं टेंशन कहीं चला खतर तैयार लड़ने खतर मूसा बस यह अपील करान कि नम घर वाले कहीं टेंशन लड़ने खतर तैयार अलकायदा अलकायदा से वाबस्ता अलकायदा से वाबस्ता। दरअसल कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़बरदस्त एक्शन का असर तो दिखाई दे रहा है। एक असर यह है कि आतंकवादी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं, हिजबुल और लश्कर के ग्रुप में बट गए हैं और इसका फ़ायदा जाकिर मूसा ने पूरी तरह उठाया। मूसा खुद को बड़े कमांडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अबू दुजाना भी मूसा के कॉन्टैक्ट में था, इसलिए दुजाना ने अपने ऑडियो में आतंकवादियों से अपील की कि जिस घर में उसका एनकाउंटर हुआ उस घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाया जाए। चलो ये तो मौत है, अल्लाह कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का ज़ायक़ा हर किसी को चाखना है। इंशाअल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, शहादत
पास होने के लिए। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दी, इसमें मुझे कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब इस मोड़ पे लाया, मुझे शहादत की मोड़ पे। अल्लाह ताला मुझे शहादत कबूल करे और ईमान में मुझे मौत दे। बाकी मेरा कहना यह है कि तमाम लोगों से जो जिस घर में हम कल रात पौने 11, 10:30 बजे इसमें घुसे, हमें किसी ने देखा है, इसमें इस घर वालों का कोई कसूर नहीं है। हम खुदा के बैठे इस घर में, तो मेरा मेहरबानी इस घर वालों के साथ कोई ज्यादती नहीं करना, क्योंकि हम ही इस घर में आए हैं, ना कि उन्होंने हमें बुलाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। टॉप कमांडर्स का एनकाउंटर हो चुका है। हमारे जवानों ने आतंकवादियों को हर तरह से कॉर्नर किया है। हुर्रियत के लोगों के एनकाउंटर और उनके अकाउंट से पैसे का सोर्स और प्रॉपर्टी एक्सपोज होने के बाद आर्मी ने भी अपनी अप्रोच को प्रो पीपल किया है। लोगों को बताया गया कि आतंकवादियों को अब सेफ पैसेज का ऑफर दिया जाता है। कश्मीर में ऐसी चीज़ों से आतंकवादियों का और अलगाववादियों की ताकत कम हुई है, इसलिए अब ISIS के नाम पर और इस्लाम के नाम पर काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भी कभी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन होता है, कितनी भी सावधानी बरती जाए, हमारे जवानों का खून तो बहता ही है। देश की हिफाजत के लिए वो शहीद होते हैं। कल शोपियां में अचानक जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें शहीद हुए मेजर कमलेश पांडे का आज अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन कश्मीर में आतंकवाद का सफाया कैसे हो, आतंक के खिलाफ नकेल कैसे कसी जाए, इस पर आज शहीद के पिता ने बेबाक बयान दिया। शहीद के पिता ने कहा, वक्त आ गया कि जब पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर दो हाथ किए जाए, पाकिस्तान को जंग के मैदान में उतारा जाए। पाकिस्तान सिर्फ जंग की भाषा समझता है। हमारा कमलेश तो आज चले गया, दुनिया से शहीद हो गया, लेकिन जब तक ये राजनीति खुला हुक्म नहीं देगी तुम करो, यहाँ पर अटैक करना नहीं होगा, क्योंकि जब तक लड़ाई पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे देश में कहीं भी शांति नहीं होगी। चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कहीं शांति नहीं होनी जब तक लड़ाई नहीं लड़नी है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ सर्विस किया, हमको बताया इनकी औकात क्या है पाकिस्तान की करके। एक बार लड़ाई लड़ेंगे तब आराम से, और 10, 12, 15, 20 साल तक शांत बैठता है। वही बैठा भी है, वो रिकॉर्ड भी आज तक का, और कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। जो बात शहीद मेजर कमलेश पांडे के पिता ने कही, वो बात देश के हर नागरिक के दिल में है। सबके मन में ही सवाल है कि पाकिस्तान का क्या किया जाए, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाए। इन सवालों का जवाब खोजने की पहल इंडिया टीवी ने की है। आतंकवाद से आजादी कब, ये सवाल हम सरकार से पूछेंगे। हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली होंगे, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह होंगे, रविशंकर प्रसाद, जनरल VK सिंह, किरण रिजिजू समेत देश के कई बड़े नेता होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, विचारक होंगे। दिन भर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 13 अगस्त को दिन भर आप देखिए इंडिया टीवी पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम, वंदे मातरम, एक संवाद आतंकवाद के खिलाफ। और मैं आपको बताता हूं कि चीन ने डोकलाम पर अपनी रणनीति कैसे बदली, स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज किया। आज चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक बार फिर इंडियन ट्रूप्स की डोकलाम में तस्वीरें जारी की, मैप जारी किया। बड़ी बात यह कि यह डॉक्यूमेंट चाइना के कौंसल जनरल ने कोलकाता में रिलीज किया। बीजिंग में सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि भारत उसके सब्र का इम्तिहान न ले। चीन की सेना हर तरह से अपनी सीमा की रक्षा करना जानती है, सब्र की भी कोई सीमा होती है। लेकिन कोलकाता में चीन के कौंसल जनरल ने बिल्कुल उल्टी बात कही। कौंसल जनरल ने कहा कि जिस तरह कभी कभी भाई बहन के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, वैसे ही डिफरेंसेस इंडिया और चाइना के बीच होते रहते हैं। कौंसल जनरल मा जुंगवू ने कहा कि भारत और चीन एक फैमिली की तरह है, भाई बहन जैसे हैं। भाई बहन के बीच अगर डिफरेंसेस हो जाए तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बातचीत से सॉल्व हो सकते हैं। दोनों देशों के रिश्तों को निभाने के लिए समझदारी की जरूरत है। It's just like your brothers, sisters. If you have a brother, if you have a sister, or even you have, you differences, and you would have differences with your parents as well. But
It doesn't mean you cannot get along with them. It doesn't mean that if you have an issue with your brother, you would stop totally dealing with your brother. China and India indeed have differences and problems, yet the shared interests between them far outweigh their differences, and the two countries should focus on where they could cooperate and work hard to expand their cooperation, their exchanges to mutual benefit. आज चाइना ने जो कहा उससे पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जब 1962 में चाउ एन लाई ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दरियादिली में उसको सच मान लिया था। नेहरू जी सफेद कबूतर उड़ाते रहे और चीन बारूद बिखेरने लगा। भारत पर अचानक हमला हुआ। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था और उस लड़ाई में देश का काफी नुकसान हुआ। अब भारत चीन को भाई बहन बताकर चाइना क्या मैसेज देना चाहता है, इसे जरा इस ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। आज एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। हंगामे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के एमपी नरेश अग्रवाल ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन करने पर सवाल उठाए और इसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। विरोधी दलों का कहना है कि मुगल सराय ऐतिहासिक नाम है, इसलिए इसे बदलना ठीक नहीं है। असल में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ दिन पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला किया था। योगी सरकार के इस फैसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी स्टेशन, गांव, शहर का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से एनओसी लेना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शताब्दी वर्ष मना रही है। उनकी जन्म शताब्दी का साल है, इसीलिए योगी सरकार ने मुगल सराय के स्टेशन, मुगल सराय के मेन रोड का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला किया। यूपी की सरकार ने मुगल सराय के बड़े चौराहे पर दीनदयाल उपाध्याय की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाने का, उस चौराहे का नाम दीनदयाल चौक रखने का फैसला भी किया है। नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में यही मुद्दा उठाया था। You can give 0 hour notice. I am not saying that the subject is irrelevant. I am only saying this is not a 267 matter. ये मुगल सराय के नाम कैसे ये कहाँ है स्टेशन, उसको नक्शे पे ढूंढने में टाइम लगेगा। I agree. सर ये बताइए कहीं किसी के नाम पे होता है? कहीं पे नहीं है। आज तक कोई रेलवे स्टेशन बताइए किसी के नाम पे, एक रेलवे स्टेशन बताइए किसी के नाम पे। कानून बदल देंगे सर, भारत का नाम बदल दे, ऐसा नहीं कर सकता। सब पूरा देश के नाम बदल दीजिए, भारत का नाम बदल दीजिए। जब नाली बदलना है तो सारे नाम बदल दीजिए। Naresh Agarwal ji, again, your subject is not it is only the renaming of a railway station. That is not a 267 matter. सैकड़ों साल पुराना नाम है। That is ठीक है। सरकार जबरदस्ती उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति को बदलना चाहती है, नाम बदलना चाहती है। लेकिन मुगल सराय पूरे वर्ल्ड में नाम, अरे भाई, लेकिन पूरे विश्व में नाम जाना है। 267 matter. क्यों बदलना है? It is not a 267 matter. दिल्ली का भी नाम बदलने जा रहे हैं। ये नई दिल्ली का नाम, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की। You raise it. तो you can give 0 hour notice. ये तो You can give 0 hour notice. नाम नहीं है। You can give 0 hour notice. नहीं 0 hour नहीं है। ये विपक्षी हंगामे और नारेबाजी के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। नकवी ने कहा कि विपक्ष को मुगलों का नाम तो पसंद है, लेकिन एक राष्ट्रवादी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ऐतराज क्यों है? ये मुगलों के नाम पर रेलवे स्टेशन चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। विक्टोरिया टर्मिनल को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किया गया। सुरेंद्र शेखर रॉय, बॉम्बे बीटी कहा जाता था उसको, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो गया है। और मुगलों के नाम से सुरेंद्र शेखर रॉय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मानववाद के, अंत्योदय के नहीं होगा क्या? केवल जो है वो गांधी नेहरू के नाम से सारी चीजें होंगी।
ये सच है कि बहुत सारे लोगों को औरंगजेब रोड, बाबर रोड जैसे नाम सुनकर अजीब लगता है। इतिहास ऐसे लोग को इन्वेडर कहा गया, भारत में जुल्म करने वाला बताया गया था। लेकिन अकबर जैसे बादशाह भी थे जिन्होंने अमन का पैगाम दिया। मुगलसराय स्टेशन का नाम इसी तरह की भावनाओं की वजह से बदला गया है। एक जस्टिफिकेशन यह है कि इस स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाश मिली थी। उनकी हत्या कब हुई, कैसे हुई, किसने की, ये आज भी एक रहस्य है। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे एक मुस्लिम महिला को मौलाना ने क्यों धमकाया। आज की ज्यादातर खबरें परेशान करने वाली हैं और ऐसी परेशान करने वाली खबर उज्जैन से आई। यहां कांग्रेस की एक मुस्लिम नेता ने भगवा कपड़े पहने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, दूसरे धर्मों के सम्मान की वकालत की तो कंट्रोवर्सी हो गई। इस लोकल लीडर पर तरह तरह के कमेंट हुए, सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया गया, उसके खिलाफ फतवा भी जारी करने की मांग हुई। कांग्रेस के इस लीडर का नाम है नूरी खान। 1 अगस्त को उज्जैन में साधु संतों ने ओम नमो शिवाय यात्रा निकाली थी। इसी यात्रा में नूरी खान को भी इनवाइट कर लिया गया। नूरी खान ने भगवा कपड़े पहने यात्रा में शामिल हो गई और नूरी ने यह वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया तो हंगामा हो गया। उनके फेसबुक पोस्ट पर उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि नूरी को अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट करना पड़ा। इसके बाद नूरी ने कहा कि अब रंगों के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं है। भगवा वस्त्र से, अगर केसरिया वस्त्र जो कि झंडे का भी एक कलर है, इस देश की आज़ादी का एक कलर है, उस कलर से अगर मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति होती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस्लाम की कौन सी किताब में या हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि जो भगवा कलर है वो हिंदुओं का है और हरा रंग जो है मुसलमानों का है। मैं इस रंगों के बांटने की खिलाफत करती हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता के उद्देश्य से मैं उस यात्रा में गई थी। अगर इस्लाम के लिए लड़ने की बात आती है, शरीयत के लिए लड़ने की बात आती है तो हमेशा बढ़ चढ़कर मैंने इस्लाम के हक में लड़ाई लड़ी है। और अगर हिंदू समाज को सम्मान देने की बात आती है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक दूसरों के धर्मों का सम्मान करती रहूंगी। लेकिन कुछ मौलानाओं को नूरी की बात अच्छी नहीं लगी। इन मौलानाओं ने तो नूरी खान को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने कहा कि अब नूरी को दोबारा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। धर्म की एक रेखा है, एक सीमा है, अगर कोई उसको लांघता है तो यकीनन जो धर्म के जानकार हैं वो उसको बताएंगे कि आपने धर्म की सीमा को लांघ दिया है। नूरी खान अगर अपने आप को ये सब कुछ करने के बाद भी मुसलमान कह रही हैं और कह रही हैं कि मैं फिर भी मुसलमान हूँ, वो सोचती रहेंगे मैं मुसलमान हूँ, हम तो उसको मुसलमान नहीं मानते, या इस्लाम तो उसको मुसलमान नहीं मानेगा। वो खुद इस पर फतवा ले लें, खुद इस पर इस्लाम के जानकारों से बात कर लें, वो मुसलमान नहीं रह सकता वो आदमी। यकीनी तौर पर उनको अपने ईमान की तजदीद करनी पड़ेगी, ईमान को दोबारा कबूल करना पड़ेगा अगर मुसलमान हैं, नहीं तो जाएं इसी हालत में दुनिया से, कौन मना कर रहा है। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि नूरी सियासी फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। दिखावा करने के लिए या राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई भी ऐसा करता है तो वो गलत है। मजहब इस्लाम के जितने भी मानने वाले हैं वो उसको कतई कबूल नहीं करेंगे। तो जिन्होंने भी ऐसा किया है बहुत गलत काम किया है। ऐसे काम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है। वैसे मैंने कई मौक़ों पर इन्हीं मौलानाओं को हिंदुस्तान की गंगा जमनी संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना है, लेकिन अब नूरी खान को गैर इस्लामी बता रहे हैं। वैसे नूरी को उन मौलानाओं की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का वो अंदाज जो बहुत कम देखने को मिलता है। नायडू उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले आज पार्लियामेंट में वेंकैया नायडू की किताब का विमोचन हुआ। एनेक्सी में प्रधानमंत्री ने उनकी किताब टायरलेस वॉइस रिलेंटलेस जर्नी का विमोचन किया। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने वेंकैया नायडू के साथ बिताए दिनों को याद किया और कहा कि उनका स्टाइल यूनिक है, वो 3 भाषाओं में एक्सपर्ट है। वेंकैया जी की एक विशेष खासियत ये रही कि जो उनके साथी रहे हैं उनसे स्नेह तो करते हैं, उनको एंजॉय भी करते हैं। और वेंकैया जी के स्टाइल के बारे में शायद बीसियों बार घंटों हम चर्चा करके खुद भी आनंद लेते हैं। पूरे राज्य में इनकी एक बड़ी पहचान तब बनी जब
एनटीआर की सरकार को डिसमिस किया, बहुत प्रभावी वक्ता के रूप में पूरे आंध्र प्रदेश में इनकी स्वीकृति बनी। उस वक्त ये ज्यादा तेलुगु में या अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन बाद में दक्षिण से आते हुए भी हिंदी भी बोलनी खूब सीख ली। तीनों भाषाओं में बोल देते हैं और कई भाषण तो ऐसे हैं जिसमें तीनों भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। ये बात सही है कि वेंकैया नायडू कई भाषाओं के एक्सपर्ट हैं, 3 भाषाओं में का इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक और ख़ास बात है कि जब वो बोलते हैं तो उनकी बात में कविता का पुट दिखाई देता है, कुछ संगीत सा सुनाई देता है और बात कहने का एक अलग अंदाज है। जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, वो उषापति रहना चाहते हैं, लेकिन अब वो नाना करके उपराष्ट्रपति बन गए हैं और उनका ये अंदाज राज्यसभा में चेयरमैन के रूप में दिखाई देगा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा।